तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 के बारे में। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्लूजन ऑफ एसेट्स एंड द डेब्ट्स आउटसाइड द इंडिया। तो कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं और डेब्ट्स हैं जो कि इंडिया के बाहर है, तो उसको वेल्थ टैक्स में एक्सक्लूड किया जाता कर दिया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है। आते हैं इन द कंप्यूटिंग द नेट वेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल who is not a citizen of India or an individual or a Hindu undivided family non-resident in India or the resident but not ordinary resident in India or of the country not resident in India during the year of the ending of the valuation right। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे किस पे हम लोग टैक्स लगाते हैं, लेकिन सब पे रूल एक ही है, ठीक है। चाहे वो इंडिविजुअल इंडिया का हो या फिर वो नॉन रेसिडेंट हो या फिर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो या फिर वो कंपनी हो, तो किससे किसके टैक्स को कैसे कैसे हम एक्सक्लूड करते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड द डेप्ट लोकेटेड आउटसाइड द इंडिया, मतलब कोई भी वैल्यू है एसेट्स की या फिर कोई उधार डेप्ट उसका बाकी है इंडिया के बाहर है, तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे, उसको टैक्स में नहीं लेंगे। द वैल्यू ऑफ द एसेट्स इन इंडिया रिस्पेक्टिव बाय एनी लोन और द डेप्ट ओइंग टू द एसएससी इन द केस of where the interest, if any, payable or such loan or the debt is not be included in the income tax or the SSC under the income tax act shall not be taken into account। मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, अभी उसका अभी वो जो उधार है वो आपका देना बाकी है, प्लस जो इंटरेस्ट देना बाकी है, तो वैसे चीज़ों को हम लोग इनकम टैक्स के वो सब चीज़ें आपकी इसमें वेल्थ टैक्स में नहीं इंक्लूड की जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेनेशन। एन इंडिविजुअल और द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शैल बी डीम्ड इज नॉट द रेसिडेंट इन द इंडिया और द रेसिडेंट बट नॉट द ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द इंडिया ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग इन द वैल्यूएशन ऑफ द डेट if in respect of that year the individual or the Hindu undivided family as the case may be is not resident in India or the resident but not ordinary resident in India विद इन द मीनिंग ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो उसमें बता क्या रहा है कि जो इंडिविजुअल होता है और रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट होता है, उसका जो भी हम लोग उसको एक तरीके से मेज़र करते हैं, वो हम इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू जो हमें क्लॉज दिए गए हैं उससे कंफर्म होता है वो किस शेड्यूल में आएगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेनेशन 1A। वेयर इन द केस ऑफ इंडिविजुअल द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स इन इंडिया रिप्रेजेंट बाय एनी डेप्थ ओइंग टू हिम बीइंग एनी money or in his credit of the non-resident account, the interest payable on which is not included in the income tax act under the subsection clause 2 of the clause 4। अब इसमें क्या बता रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पे अभी उसको इंटरेस्ट पे करना बाकी है, मतलब उसका अभी वो पूरा प्रॉपर्टी हो नहीं पाया है, अभी वो भी डेप्थ में ही चल रहा है, तो उस कंडीशन पे उस पर आपको वेल्थ टैक्स नहीं लगेगा। The Section 10 of the Income Tax Act the provision of this section shall in the relation to the such assets apply subject to the modification that the reference in the section of an individual not resident in India shall be constituted as a reference of the to the person residing outside the India as defined in the clause section 2 Foreign Exchange Regulation Act 1973। इसमें क्या बता रहा है कि कोई भी अगर किसी का कोई भी एसेट्स है जो इंडिया के बाहर है, तो उसके हिसाब से वो हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के हिसाब से उसको गवर्न करेंगे। अब आते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पे। अ कंपनी शैल डीम टू बी रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर entering in the valuation that if the company formed and registered under the Companies Act or in the existing company within the meaning of that act or during the year the control and the management of the affair is situated wholly in India। तो ऐसी कौन सी कंपनी होती है जिसको हम लोग इंडियन कंपनी मानते हैं, मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो भी रजिस्टर्ड है इंडिया में या फिर उसका मैनेजमेंट इंडियन ओरिजिन के थ्रू है, इंडिया से ही सारा कुछ मैनेज किया जाता है, तो उसको हम लोग इंडियन कंपनी मानते हैं, भले ही उसके ब्रांचेस फॉरेन में ही क्यों ना हो, वो इंडियन कंपनी ही कंसिडर किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।